हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। रीड साइंस लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट मॉडल पेपर है वो पहले अपलोड कर दिया गया था, जिसको आपने बहुत अच्छे से देखा है और उसको आपने सॉल्व किया है। और आप इस सभी के कहने पर मैंने मॉडल पेपर सेकंड बनाया है, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ये सभी मॉडल पेपर बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पर ही आधारित है। सभी इसमें बायो से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और टीचिंग मेथड से सभी पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी मॉडल पेपर में सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है या फिजिक्स के क्वेश्चन है, सभी को लिए गए हैं और वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर बनाए गए हैं। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बाकी लोगों से शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो यह है कि भूकंप का पूर्वानुमान जानवरों को किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के कारण हो जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि भूकंप आने से पहले जो आपके ये कुछ इंसेक्ट है या कुत्ते बिल्ली आदि हैं, इनको इनका पता चल जाता है, डॉगीज़ को इनका पता चल जाता है। और वो किस रेस की वजह से पता चलता है, क्योंकि भूकंप आने से पहले इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो निकलती हैं और उनकी वजह से ही हमें भूकंप का पूर्वानुमान लग पाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपके अपश्रव्य तरंगे। यहाँ अपश्रव्य आएगा, जो कि इंग्लिश में से हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स, अगर इंफ्रासोनिक वेव्स की बात करें तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ये किरणें, ये तरंगे होती हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि अपना न्यूमेरिकल है। सेकंड क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंकने पर वह कितनी उच्च अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी यदि g बराबर, यहाँ g ये है, ये स्मॉल जी होता है जो त्रिवर है, उसको बता रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको गति के नियम हैं वो आने चाहिए। यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण हमारा लग जाएगा, जो कि कौन सा होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ जो खास बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो s है वो आपको निकालनी है अधिकतम ऊंचाई, और यहाँ पर जो a है, इस a को a नहीं मानकर हम क्या मानेंगे, g। और यहाँ पर जो g है, अब इसने बोला ऊपर की तरफ फेंकने, भाई ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं तो क्या होता है, जो g की वैल्यू है वो किस में आएगी, आपके नेगेटिव में हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ -10 हम यहाँ पर वैल्यू इसकी लेंगे। अगर u की बात करें तो u कितना है भाई, कितने वेग से फेंक रहे हैं हम इसे, स्टार्टिंग में 10 से, और अधिकतम ऊंचाई हमें उसकी प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा आपके 0, u कितना है आपके 10 दे रखा है, ठीक है, और ये है आपके 2, ये आपके -10 और ये आपके s का s। तो यहाँ पर -20s किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस से माइनस वैल्यू कट होगी तो s की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपके 5 के बराबर हो जाएगी, 5 मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर आंसर आएगा 5 मीटर। इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ ये गति के तीसरे समीकरण से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण g के मान में कमी आती है। कि भाई हमें पता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इससे g के मान पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ध्यान रखना, हमेशा g का मान जो है वो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर है उस पे क्या होता है, कम होता है इन कंपैरिजन टू पोल्स। ये है आपके पोल्स पर जी का मान होता है ज़्यादा और इक्वेटर पे होता है कम। और ये एक बाकी जगह पर कम होने का जो कारण है वो क्या है, अपनी पृथ्वी का अपनी अक्ष के सापेक्ष घूमना, ठीक है। इसलिए जी के मान में क्या होगी, विषुवत रेखा के ऊपर कमी आएगी। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी अचानक से अगर घूर्णन बंद कर दे अपनी अक्ष पर तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना ध्रुवों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस कंडीशन में। दूसरे क्वेश्चन की बात बता रही हूँ। बाकी विषुवत रेखा पे वैसे तो होता है कम, लेकिन अगर वो घूर्णन कम करना बंद कर देगी तो विषुवत रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि भार भी वस्तुओं का बढ़ जाएगा उस वजह से। तो ये कुछ फैक्ट्स है, इनको
आपको अच्छे से देखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे ही लिफ्ट के जो क्वेश्चन है कि लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो आपको आपके भार में वृद्धि लगेगी या कमी लगेगी, और लिफ्ट नीचे जाएगी तो आपको क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें भार महसूस होता है, जी में हम ए को ऐड करेंगे, और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं लिफ्ट में तो हमें क्या होगा, हमारा भार है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। व्यक्ति को भार के कमी, हमें हल्के लगते हैं अपन, और ऊपर जाते हैं तो हम भारीपन महसूस होता है, ठीक है। और लिफ्ट अगर टूट जाएगी तो क्या होगा, हम भार वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, भारहीनता हमें महसूस होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट है, बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। अगर मैं बात करूँ विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो आप सभी को पता होगा कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। आप अपना याद करो भाई, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई। एक मिनट, अगर इसकी फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला यहाँ पर लगता है आपके m × s × d थीटा, ठीक है। थीटा मतलब तापमान, s मतलब इसकी गुप्त ऊष्मा, ठीक है, सॉरी विशिष्ट ऊष्मा, और m कितना होता है इसमें, m आपके हो जाएगा द्रव्यमान। तो 1 ग्राम जल का तापमान 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे 1 कैलोरी ऊष्मा हम कहते हैं। ध्यान रखना, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम × डिग्री सेंटीग्रेड, और बर्फ़ की जो होती है वो होती है 0.5, और अगर मैं भाप की बात करूँ तो वो होती है 0.47। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पिछली बार रीट में क्वेश्चन आया था कि प्रतिबिंबों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो नॉर्मली आपकी जो ये दर्पण वाला चैप्टर है, ये जो प्रकाश वाला चैप्टर है, इसमें से आपके एक न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। तो इस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देख लेना। मैंने जो न्यूमेरिकल लिया है उसको समझो कि एक व्यक्ति किसी कमरे में सामने की दीवार पर लगे समतल दर्पण में पीठ के पीछे की दीवार को पूरी देखना चाहता है, तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी यदि उस दीवार की ऊंचाई 21 फीट है। ध्यान रखना कि ये देखो 2-3 बातें इसमें आपको ध्यान रखना। ये पर्टिकुलर मान लिया कोई दर्पण है, और ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति के पीछे की दीवार है। अगर व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे, अगर ये व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे तो आपको क्या करना है, दर्पण जो है वो उस व्यक्ति की हाइट का कितना लेना है, आधा लेना है। जैसे मैं मान लिए कोई व्यक्ति 6 फीट का है, वो उसको अपना पूरा दर्पण में प्रतिबिंब देखना है पूरा का पूरा, तो दर्पण की कितनी लेगा वो दर्पण की अगर मैं बात करूँ न्यूनतम लंबाई कितनी लेगा, तो वो अपनी हाइट की आधी लेगा। 6 फीट का वो है तो वो 3 फीट लेगा। लेकिन यहाँ इसने क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, इसने बोला है कि व्यक्ति को खुद को नहीं देखना, व्यक्ति को अपने पीठ के पीछे की जो दीवार है इसको पूरा देखना है। तो अगर पीठ के पीछे की दीवार को अगर वो पूरा देखना चाहता है तो आपको दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी लेनी पड़ेगी, h/3, कि जितनी दीवार है उसका तिहाई जो हिस्सा होगा उतना दर्पण होना चाहिए, तब जाके वो दीवार है उस दर्पण में बहुत अच्छे से दिखेगी। तो यहाँ पर जो दीवार है वो कितनी है भाई, 21 फीट, ठीक है। तो 21 फीट है, तो अब दर्पण कितना लेंगे हम, 21 का 3 तिहाई, तो 21 में 3 का भाग दे दो, आप कितना आंसर आ जाएगा आपके 7 फीट इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर व्यक्ति खुद अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो व्यक्ति की हाइट का आधा कर दो, ठीक है। और अगर उसके पीठ के पीछे की जो दीवार है उसको वो देखना चाहता है तो उस दीवार का है उसका 3 तिहाई मतलब 1 तिहाई हिस्सा उसका कर दो, तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लेना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। ध्यान रखना, ये जो ऊर्जा कन्वर्जन वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं कि कौन सी चीज़ कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज कर रही है। यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेटर की। भाई जनरेटर क्या करता है, जनरेटर का काम जो है वो क्या है, ये यांत्रिक। भाई जनरेटर से हमें क्या मिलती है, पूरी लाइट हो जाती है, और जो लाइट है जो कि हमारे केस में सर्किट में जो फ्लो हो रही है वो कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो जो जनरेटर है वो, सबसे पहले हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर क्या करता है, ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, ये जो, एक मिनट,
सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेटर की। तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उसको किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ऑप्शन देखो ये इसमें किस में आ रहा है, 1 में सी वाला ऑप्शन आएगा। तो वो फर्स्ट में भी आ रहा है, वो फोर्थ में, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड तो कैंसिल हो गए। नाउ नेक्स्ट गीजर की बात करें। गीजर क्या करता है, किसी चीज़ को गर्म कर रहा है, गर्म करना है मतलब ऊष्मा वहाँ पर आएगी। तो और गीजर क्या कर रहा है, लाइट को खा रहा है, मतलब वो विद्युत ऊर्जा को किस में कर रहा है, पानी को गर्म करने में यूज़ कर रहा है, ऊष्मा देने में कर रहा है। तो इसका काम हम क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। तो 2 में क्या आएगा, डी आएगा। अपना आंसर अपने आप मिल गया अपन को, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा, लेकिन हमें पूरा समझना है इसको। तीसरा माइक। भाई हम माइक जो यूज़ कर रहे हैं, माइक में हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको अपने पर्टिकुलर जो भी ऑपरेटर्स है उससे हमने लगाया, तो हमारी जो आवाज़ है वो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी आवाज़ को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक उसमें ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का ये काम करता है। और बात करें विद्युत मोटर चलाते हैं, पानी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत ऊपर की तरफ जाता है। भाई अपनी टंकियों में पानी चढ़ रहा है, मोटर के थ्रू चढ़ रहा है, पानी है वैसे जाना चाहिए था नीचे, पर मोटर क्या कर रही है, उसमें क्या कर रही है, जो विद्युत ऊर्जा उसको दी गई है उस मोटर को, वो मोटर उस लाइट का यूज़ करके उसको किस में चेंज कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रही है। तो फोर्थ के आंसर जो आंसर आएगा वो आएगा बी। इसको आप अच्छे से देख लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, आप इसे बहुत अच्छे से देख लेना। नाउ 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना समान पाठ्यक्रम दर्शाता है। ये देखो तापमान कन्वर्जन का मैंने पिछले मॉडल पेपर में भी बात की थी और इस मॉडल पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और हर एक मॉडल पेपर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन पुट होने के बहुत ज़्यादा इसके अंदर चांसेस है। इसमें सीधा सा आपको जो फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो कि आप पहले वाले वीडियो में जाके देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपको। जब भी ऐसे दो पैमाने दिए हैं तो उन दोनों की आपको क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है। यहाँ पे आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है और डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमने लिखा था डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 और फ़ारेनहाइट वाला क्या था, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, कुछ ऐसी वैल्यू थी, ऐसी थी। आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, किस पे ये पूरा कंप्लीट इक्वल आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, दोनों की वैल्यू आप क्या रख लो, x रख लो। तो x/5 इज इक्वल्स टू यहाँ पर f -32/9 कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 5, ये x रख लो इसको, है ना, 5x -32 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, 9x में से ये जाएगा तो 4x, ये सिंपल मैथमेटिक है, इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ। 4x इज इक्वल्स टू 160, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके 40 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपके 40 पे, किस पे आंसर होगा आपके यहाँ पे, सॉरी -40, क्योंकि यहाँ माइनस का 160 रह गया ना, तो आंसर ये सेकंड नहीं होगा, आंसर होगा आपके फर्स्ट -40। दोबारा से देख लेना इसको, यहाँ पे आपको दोबारा से मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, कि x/5 इज इक्वल्स टू x -32/9। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या आएगा भाई, 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस का 160, तो 9x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 160 यहाँ रहेगा, तो 4x इज इक्वल्स टू माइनस का 160, तो x इज इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा, -40 आंसर। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में सेम टेम्परेचर आपके रहता है, समान पाठ्यांक को वो दर्शाते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा -40। याद इसको अच्छे से देख लेना, ये फॉर्मूला आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वाला टॉपिक अभी जोड़ा गया है, अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में से आएगा, तो ध्यान रखना। राजस्थान में कितने कृषि विद्यालय हैं, 5 राजस्थान के अंदर कृषि विद्यालय हैं, जिसमें से एक अगर बात करें तो जयपुर का सबको पता होगा, जोबनेर के अंदर है। नाउ नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, रोटी बनाने के लिए तवे काले बनाए जाते हैं, ये किस नियम के अनुसार समझाया जाता है। तो ध्यान रखना, किरचॉफ जो है, ये नियम जो है वो किरचॉफ का नियम होता है। किरचॉफ ने कहा था कि
जो वस्तु ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती है वह उतनी ही अच्छी उसकी क्या होती है, उत्सर्जक होती है। मतलब जितना अच्छा वो उसको अवशोषित करेगी वो उतना ही अच्छा उसको बाहर निकालेगी। काले रंग में जितनी गर्मी लगेगी तो ठंडापन भी हमें उसे उतना ही लगेगा। रोटी के तवे को गर्म होने में जितना टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में भी इतना ही टाइम लगेगा। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं भैंस वाला कि भैंस को गर्मी भी उतनी लगेगी और वो गर्मी के मौसम में भी वो परेशान होएगी और वो समय में होगी, तो सारे जो ये चीज़ें हैं वो किसके द्वारा समझाई जाती है, आपके किरचॉफ के नियम के द्वारा इसको समझाया जाता है। इसको आप अच्छे से देख लेना कि भैंस को गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दी के अंदर ज़्यादा ठंड लगेगी। ठीक है, काले रंग का कपड़ा इतना ही गर्म रहेगा और उतना ही ठंडा रहेगा। ये सब किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है कि कोई वस्तु ऊष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती है वो ऊष्मा की उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होती है। अगर अब्जॉर्ब अच्छे से कर रही है तो उसको बाहर है वो भी बहुत अच्छे से करेगी। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, यदि आपतन कोण, सॉरी ये आपतन है, ये पूरा मिक्स है, ये आपतन कोण 25 डिग्री है तो विचलन कोण कितना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, विचलन कोण इसको समझ लेना आप अच्छे से। ये माना आपने पर्टिकुलर ये कोई भी आपकी क्या है, सरफेस है। ठीक है, और ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल जिसे हम कहते हैं। ये पर्टिकुलर रे यहाँ पर आई, जो रे गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन, आपतित किरण। ठीक है, और जो यहाँ से क्या होती है, ये होती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित किरण, यही बोलते हैं। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण, जो कि कितना है भाई, 25। और यहाँ पर परावर्तित और नॉर्मल के बीच में जो बनता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण, जो कि आपके होता है आपतन कोण के बराबर। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अब परावर्तन कोण कितना है तो आपका सीधा आंसर हो जाता 25, लेकिन यहाँ पूछा है विचलन कोण। तो ये विचलन कोण क्या है, देखो ये जो आपतित किरण है ये इस पे जो गिर रही है, अगर इसमें वो परावर्तित नहीं होती तो ये क्या होती, ये इस तरीके से आगे सीधी चली जाती ना, मैं इसको तो सीधा जाना था, लेकिन ये तो सरफेस से टकराकर वापस आ गई, तो इसमें विचलन हो गया। तो ये विचलन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये विचलन आपके होगा, ये जो पूरा है ना, ये जो जहाँ पर जानी चाहिए थी यहाँ से इस परावर्तित किरण के बीच की जो ये वैल्यू है इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो पूरा थीटा बनेगा ये आपके क्या होगा, विचलन कोण होगा। समझ लेना अच्छे से विचलन कोण कौन सा होगा, ये क्या होगा आपके विचलन कोण। अब देखो ये 25 है और हमें पता है कि ये जो आपके परावर्तन कोण है वो भी कितना होगा, 25। और सीधी ये जो पूरी लाइन बनती है भाई, सीधी लाइन ये ऐसी इस तरह बन रही है, यहाँ पे जो पूरा एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 का बनता है। अब 180 का बनना था, जिसमें से ये कितने, 50 को आप क्या कर दो, हटा दो भाई। ये पूरा यहाँ मैं बात करूँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने का होना चाहिए था, 180 का। तो 180 में से ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया, हट गया, तो बाकी कितना बचेगा, आपके जो बचेगा वो विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी। मतलब 180 में से आप इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, 50 को माइनस कर दो, 130 इसमें आंसर आपका आ जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण को प्लस करके आप इसमें से माइनस कर दो, ये आपके विचलन कोण होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे आप देख लेना, अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, कि प्रथम संश्लेषित रबड़ कौन सा है। भाई बहुलक है, बहुलक चैप्टर आपकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जुड़ा हुआ है, तो कोई सा भी बहुलक आपसे पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रबड़ में से ही क्वेश्चन आए, लेकिन ये इस तरीके से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन पूरा पेपर बनाया है। तो अगर हम बात करें संश्लेषित रबड़ की, तो देखो पहला ऑप्शन है आइसोप्रीन। आप सबको पता होगा कि आइसोप्रीन तो क्या होता है भाई, प्राकृतिक रबड़ होता है। नेचुरल जो रबड़ है वो क्या है आपके, आइसोप्रीन। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ से हट गया, ये नहीं होगा, क्योंकि तो क्या है भाई, प्राकृतिक रबड़ है वो है। नियोप्रीन क्या होता है आपके, संश्लेषित रबड़ होता है, ध्यान रखना। और नियोप्रीन को ही हम क्या बोलते हैं, डाइप्रीन कहते हैं। ये भी आप अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान रख लेना कि नियोप्रीन और डाइप्रीन दोनों एक ही है, इन दोनों का यूज़ है, ये दोनों ही क्या है आपके संश्लेषित रबड़ है, जिनका यूज़ रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स बनाने में, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में, इनमें किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण और कार्बनिक पदार्थों से जो रिएक्शन होती है उन सभी के लिए प्रतिरोधक होती है
वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होंगी, जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। इसलिए जो भी गैजेट्स के जो पार्ट्स हैं वो किससे बनाए जाते हैं, इनसे बनाए जाते हैं। तो नियोप्रीन और डाइप्रीन दोनों क्या है, पर्यायवाची है, एक तरीके से एक संश्लेषित रबर है, ठीक है। और ये क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से बनता है, ये भी ध्यान रखना। किसके बहुलीकरण से बनता है, क्लोरीप्रीन जो है उसके बहुलीकरण से आपको ये मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये आपके पूरा रट्टाफिकेशन पे आपके होंगे, एक सौर मंडल में से क्वेश्चन आएगा। तो शुक्र जो ग्रह है वो आपके क्या होता है, सबसे गर्म ग्रह होता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर वाला पोर्शन, कंप्यूटर जो है वो आपके सिलेबस में है, साइंस वाले में ध्यान रखना, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। एक चैप्टर आपका कंप्यूटर का है, उसमें से भी क्वेश्चन पुट होने के चांसेस हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, ध्यान रखना। जो रैम और जो रोम होती है, ये दोनों क्या होती है, आपके प्राइमरी मेमोरी होती है। ये दोनों क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये दोनों तो हट ही गई, और फोर्थ ऑप्शन सभी है वो वैसे हट गया। तो फ्लॉपी डिस्क है, इसका आंसर होगा कि फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, ये जो सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन पर जमी परत होती है। मैग्नीशियम है, उसके ऊपर जो जमी परत होती है वो किसकी होती है, वो ध्यान रखना, वो ऑक्साइड की है, ऑक्साइड की वो परत होती है। नाउ नेक्स्ट है, खाद्य सामग्री के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। भाई खाद्य सामग्री जो कि तेल क्या ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं वो लंबे समय तक क्या हो, ख़राब ना हो, सुरक्षित पड़े रहें। जैसे कि कुरकुरे वगैरह के पैकेट है, आपको फूले फूले नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, जो गैस है वो भरी जाती है। और गैस कौन सी भरी जाती है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि रेंसिड उनको नहीं होने देती, विकृत गंधिता को रोकती है। ये 10th क्लास का टॉपिक है, उसमें से आपके क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से। यदि किसी परमाणु की कक्षा L पूर्ण भरी हो तो परमाणु के L कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है उसे हम इंडिकेट करते हैं 2n² वाले फॉर्मूले से। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की कक्षा, तो कक्षा होती है K, L, M और N। K के लिए n का मान होता है 1, L के लिए होता है 2, M के लिए होता है 3, N के लिए होता है 4। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2n², अगर n की वैल्यू 1 रखूँगी तो कितना आंसर आएगा, 2। इसमें 2 वैल्यू रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा यहाँ पे 8। इसमें कितना आ जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना हो जाएगा आपके 32। तो हमें यहाँ पे किसका पूछा है, L का पूछा है। तो L में कितने होंगे आपके, 8 होंगे। ये याद रख लेना, K में 2 होते हैं, L में 8, M में 18, N में 32, या फिर फॉर्मूला याद रखना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपके 8। ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये 38 नहीं है, ये 8 ही है, ये ऑप्शन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर है वो आपके होगा, आपके जो आंसर होगा वो आपके होगा 8, ठीक है। इसका पर्टिकुलर आंसर होगा 8। नाउ नेक्स्ट है, कक्षा के त्रिविमीय अभिविन्यास को कौन सी क्वांटम संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो क्वांटम संख्या 4 होती है आपकी, सबको पता होगी। मुख्य क्वांटम संख्या है आपके, चक्रीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या। आप सबने ये क्वांटम संख्या अच्छे से देख रखी होंगी। अब इन क्वांटम संख्या की सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं कि किसमें कितने कक्षक होते हैं, वो सब आप अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, मैंने यहाँ पे लिखा त्रिविमीय अभिविन्यास, और एक होता है त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल शेप। अगर आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर होगा चुंबकीय। यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, वो त्रिविमीय अभिविन्यास को दर्शाती है। लेकिन जो दिगंशीय क्वांटम संख्या है वो क्या करती है, त्रिविमीय आकृति को दर्शाती है। तो ये दोनों वर्ड याद करना, अभिविन्यास है तो चुंबकीय आएगा, और अगर आकृति होती, त्रिविमीय आकृति होती, तो यहाँ पे आंसर क्या होता, आपके दिगंशीय क्वांटम संख्या आंसर आता। ध्यान रखना इसको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, आलू पौधे के किस भाग का संशोधित रूप होता है। तो ध्यान रखना, आलू होता है आपके तना। किसका भाग होता है, आलू आपके तना है। आपके अदरक भी क्या है, तना है, इनको ध्यान रखना, अदरक है, आलू है, ये तने के पोर्शन है। नाउ नेक्स्ट बात, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया जाता है। ये आपके याद रखने वाले क्वेश्चन है, अगर आपने कभी पढ़ रखा होगा तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज क्लिक होना वही है, आपको तुक्का मारना पड़ेगा।
तो 7 अप्रैल को ये बनाया जाता है। जितना आपके एग्ज़ाम के आसपास जितने भी डेज़ आ रहे हैं ना, जो भी आसपास में आए हैं उनको अच्छे से देख लेना, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जब मैंने पूरे मानव रोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप वीडियो आपको इसके मेरे जो भी प्लेलिस्ट है रीड की, उसके अंदर आपको ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा अच्छे से समझाया गया। मानव रोग 2 पूरी सीरीज़ बनाई गई है, इसके लिए 2 वीडियो है। दोनों में मैंने सभी रोगों को, उनके रोग जनकों को, उनके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है। आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा। तो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है वो ध्यान रखना विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। बात करूँ एलाइजा किसके लिए होता है? एलाइजा होता है एड्स के लिए, ध्यान रखना। आरटीपीसीआर अभी जो खेल चल रहा है, अभी जो वो कोविड का, वो उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, ठीक है। और विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है, ध्यान रखना है इसको। नाउ नेक्स्ट है, आँख का कौन सा हिस्सा है जिसे ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो आई का कौन सा पोर्शन ट्रांसप्लांट किया जाता है? ध्यान रखना, पूरी आँख कभी ट्रांसप्लांट नहीं होती, उसका जो कॉर्निया वाला भाग है, ये जो अपनी आईज़ है ऐसे होती है ना, इसका ये जो वाला भाग है, ये जो कॉर्निया, ये वाला जो भाग है, उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं। रेटिना कौन सा भाग होता है? ये पीछे वाला भाग रेटिना होता है, जहाँ पर इमेज बनती है। आपसे पूछा जाए आँख के कौन से हिस्से में इमेज बनती है, तो रेटिना में बनती है। और रेटिना में इमेज कैसी बनती है? ध्यान रखना, वास्तविक बनती है, वो उल्टी बनती है इमेज, ठीक है। नेक्स्ट है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत देखो, कैंसर को नहीं कहते हैं, एड्स को नहीं कहते हैं, गोनेरिया को नहीं कहते, प्लेग को कहते हैं। इससे शरीर, ये प्लेग बीमारी चूहों से फैली थी, और प्लेग में क्या था? व्यक्ति का शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए इसे हमने क्या कहते हैं? इसे हम काली मौत कहते हैं, चमड़ी का रंग काला हो जाता है, दैट्स वाई। तो काली मौत क्या है? प्लेग। नाउ नेक्स्ट है, अब शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है आपके। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आंकड़ों का क्रमबद्ध प्रेक्षण, वर्गीकरण तथा विवेचन निहित रहता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपके, ये लुंडबर्ग का ये कथन है, इसको आप ध्यान रखना, लुंडबर्ग ने ये कहा था। नाउ नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या होता है? तो ध्यान रखना, जो भी हमने चीज़, संज्ञानात्मक मतलब जो भी हमने सीखा है बाहर से, जो भी हमने बाहर से सीखा है वो क्या? अपना संज्ञान है। तो इसका उच्चतम स्तर जो हमने सीखा है उसको पता करना है कि हमने सीखा क्या है, तो मूल्यांकन क्या होता है? इसका उच्चतम स्तर होता है। नाउ नेक्स्ट, शिक्षा पर जो राष्ट्रीय नीति 1986 की जो समीक्षा है वो किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये राममूर्ति जो समिति है उसके द्वारा ये की गई थी, याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विज्ञान शिक्षण में निर्मितवाद उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता? निर्मितवाद, ठीक है। अब इसमें देखो, पहली चीज़ है कि कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना, ये निर्मितवाद नहीं है। समस्या समाधान में गणितीय सूत्रों को लगाना, ये भी निर्मितवाद नहीं है। विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराना, यही आपकी क्या है? अधिगम है। यही आपकी निर्मितवाद मतलब दूसरों को देखकर सीखना। निर्मितवाद मतलब, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने हमें इसके बारे में बताया था, कि एक बच्चा जिसको बहुत अच्छे वातावरण में वो रहा हुआ है, बहुत अच्छे सामाजिकता वाले वातावरण में रहा है, तो उसकी समझ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, उसने अपने अनुभवों से सीख रखा है, ठीक है। तो ये अनुभवात्मक जो अधिगम होगा वो इसमें आएगा, तो थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पे तो तेल की बूंद डाल दी, और यहाँ पर इन्होंने किसकी बूंद डाल दी? चीनी की बूंद डाल दी, ठीक है। अब इसने कहा कि तुम इस सतह को टेढ़ा कर दो, भाई तुम इसको टेढ़ा कर दो और उन बूंदों के नीचे पहुंचने का क्रम कर, टेढ़ा करो और फिर देखो कि तेल पहले पहुंच रहा है या फिर आपके चीनी पहले पहुंच रही है, इसको आप देखो। तो इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? तो ध्यान रखना, ये जो होता है ना कि कौन कितना ज़्यादा बहता है, जैसे पानी को अगर हम डालेंगे तो पानी बहुत अच्छे से बह जाएगा, क्या तेल इतना बहेगा? नहीं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है शांता विस्कोसिटी। क्या होती है ये? विस्कोसिटी। तो वो शिक्षिका विस्कोसिटी समझाना उन बच्चों को चाहती है कि विस्कस है तो ऑयल क्या होता है? आपके विस्कस होता है, वो जल्दी से नहीं जा पाएगा।
कोई भी चीज़ जो गाढ़ी है, ऑयल है, जैसे अब चीनी का घोल है, वो भी क्या हो जाता है आपके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, सांद्र हो जाता है, ठीक है। तो जो जैसे अगर ये सब चीज़ें हैं, इनको बहने में, इनका बहना क्या होता है, कम होता है, और पानी वगैरह है ये जल्दी से बह जाते हैं, ठीक है। तो जितना शांता को समझाना वो चाहती है। नेक्स्ट है, शिक्षक के द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। कि शिक्षिका चाहती है कि उसके बच्चे ये सीखें कि पानी को बचाना चाहिए, तो वो कैसे उनको सिखाए। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार व जल जांच करवाना लेना चाहिए। तो इसमें छात्र अपने आप सारी एक्टिविटी करेगा, लोगों से बात करेगा तो उसे पता चलेगा कि पानी की क्या महत्वपूर्णता है। भाई उसके घर में तो उसे बहुत अच्छे से मिल रहा है, लेकिन बार बार लोगों के जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है वो उनके पास जाएगा, उनसे पूछेगा, तो उसे पानी की जो वैल्यू है वो समझ में आएगी, ठीक है। प्रतियोगिता करवाकर, पोस्टर बनवाकर, निबंध लिखवाकर। देखो किसी चीज़ को थ्योरेटिकली समझने से अच्छा होता है उसको प्रैक्टिकली करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपके होगा फर्स्ट, जिसमें वो खुद करके देख रहे है ना। अभी हम गरीबी का बहुत ज़्यादा भाषण सुनते हैं, गरीबी है, चलो गरीबी को छोड़ो, कोरोना का बहुत भाषण हमने सुना था, कोरोना है, बीमारी होती है, फिर लोगों ने कहा कोई बीमारी नहीं है, सरकार ऐसे चाहती है, ऐसा कुछ सुनने में आप लोगों की भी आया था। भाई हमारे तो नहीं हुआ, हमने तो आसपास देखा ही नहीं, लेकिन इस बार वाली लहर में सबको दिख गया, और जिसको हुआ है उसको पता है कि वास्तव में कोरोना बीमारी कितनी भयानक बीमारी है, ठीक है। तो किसी चीज़ को थ्योरेटिकल समझने से सबसे थ्योरेटिकल से ज़्यादा अगर उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो टीचिंग मेथड में भी ध्यान रखना, प्रैक्टिकली सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है। नाउ नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, कक्षा 7 की एक अवधारणा कि धुआं ऊपर क्यों उठता है, धुआं है वो ऊपर जाता है। प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, उसे चर्चा के दौरान बहुत सारे प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरा, सभी बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए कि कोई भी बच्चा उठकर कुछ भी अपनी राय दे सकता है कि मैडम ऐसे होता होगा इसलिए उठ रहा है, मैडम ऐसे होता होगा इसलिए उठ रहा है। तीसरा, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए। हाँ भाई, कोई अगर इर्रेलेवेंट भी दे रहा है तो उसके ऊपर हंसे नहीं, हम उसकी बात को सुने कि हाँ भाई ऐसा नहीं बेटा, ऐसा भी हो सकता है, हम उसको देखें। चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो इन 4 में से क्या क्या करना चाहिए। तो देखो पहली चीज़ तो नहीं, अगर मैं मान लो मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने गई, मैं क्लास में जाते ही बच्चों से क्वेश्चन पूछने लग जाऊँगी, बताओ ये क्या होता है, बताओ ये क्या होता है, तो बच्चा क्या है वो रूठ जाएगा, उसके अंदर थोड़ा ये हीन भावना आ जाएगी कि मेरे को कुछ नहीं आता है, वो अपने आप को पहले ही लो समझ लेगा, वो कोई चीज़ आपको नहीं बताएगा। तो पहले आपको ये जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। जब आपने कोई चीज़ उसको पढ़ा दी है उस क्लास में और लास्ट में आप आधे घंटे में जो आपने पढ़ाया उसका आप विश्लेषण करना चाहते हैं कि कुछ बच्चों ने सीखा है या नहीं सीखा है, तो यहाँ प्रश्न करने वाला ऑप्शन नहीं होगा और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे होंगे। बच्चों को समान मंच भी देना चाहिए, उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए, और सब कुछ होने के बाद में हमें उन्हें बताना चाहिए कि हाँ भाई आप लोगों का ये सोचना है, लेकिन जो वास्तविक में चीज़ है वो इस तरीके से होती है। तो इसमें आंसर आएगा 2, 3 एंड 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्य चर्चा की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ। कि संज्ञानात्मक वैधता एक वर्ड आया है, संज्ञानात्मक वैधता का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जो हम समझा रहे हैं उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। कि विज्ञान में जो 10वीं वाली विज्ञान है, अगर मैं 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ा दूंगी तो उसके समझ में नहीं आएगा, है तो वही विज्ञान, लेकिन हमें अपना जो सिलेबस है वो एज के अकॉर्डिंग करना चाहिए होता है। MSc के बच्चों को अलग पढ़ाया जाएगा, 11th 12th के बच्चों को अलग, तो ये एज के अकॉर्डिंग जो है वो हमें विज्ञान पाठ्य चर्चा है वो करनी होती है। तो ये संज्ञानात्मक वैधता का मतलब क्या है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन हुए। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, इनकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और बाकी बच्चों से भी इसे शेयर करना ताकि सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके। इस जो भी वीडियो, ये जो मॉडल पेपर है, मैं इसे मेरे टेलीग्राम चैनल मोना शेखावत से के नाम से जो है उस पर डाल दूँगी। आप वहाँ पर उसे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दे ही दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye everyone.